लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होती है। ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में वो समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अभी जनता आगे आगे है और नेता पीछे पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है। इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, उस 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। जो सामान 10 रुपए का एक दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जाते हैं जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद जिनके दरवाजे भी आप लांघ नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, महलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है, तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा नहीं था। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है, वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपके आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों बनाए, विकास ना कराए, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते। किसी न्यायालय में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं जाकर उसकी शिकायत नहीं कर सकते, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा दिल्ली में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहे हैं, अगर कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के बाद उठाने वाला मेरा भाई है, मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लड़ रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उठी और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खरंजा नहीं लगा। ये एक हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा, तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं होगा। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपने वोट का सही प्रयोग किया, जिस तरह के हालात हैं, और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप चीजों को समझना। इस तरह के हालात बनेंगे, एक एक आदमी अहमियत रखेगा, मेरी बात को याद रखना। और हमारा लाइन जिस तरह से लड़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सत्ता की चाबी इसी लाइन के पास होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो, बहुत जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं। मैंने बिहार को अपनी आंखों से देखा। ऐसा नहीं मैं बिहार चुनाव में आता, पहले भी जब चाहे दरभंगा हो, सासाराम हो, कैमूर हो, बक्सर हो, मोतिहारी हो, कहीं भी, रोहतास हो, जब किसी गरीब कमजोर पे अन्याय हुआ है और मेरी जरूरत पड़ी है, मैंने यही आके आहुति देकर इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और मेरी
यहाँ लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं नेताओं को भी कहूंगा, बहुत दूर तक मेरी आवाज जाएगी, जिसको बिहार देखना हो, बिहार के बारे में जिसको कुछ करना हो, तो वो कम से कम बिहार के 200 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र में जरूर करें। उसको पता लगेगा कि बिहार असल में बिहार गांव में बसता है और क्या हालात है शहरों के। मैं डेयरी से निकल गया हूं, आप देखो दिल्ली में भी कुछ कुछ बस्तियां ऐसी हैं जैसे दिल्ली की शहर, लेकिन बस्तियों में रहता कौन आपको पता? उसमें बड़े पत्रकार नहीं रहते, उसमें बड़े नेता नहीं रहते, उसमें बड़े उद्योगपति नहीं रहते, उसमें बड़े व्यापारी नहीं रहते, उसमें बड़े अधिकारी नहीं रहते। उन बस्तियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से जाके अपना पेट पालने के लिए वहां रोजगार करते हैं। वो रहते हैं जानवरों की तरह रहते हैं, जिस तरह आप यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हो। अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से आकर बस्तियों में रहते हैं। वो भी दिल्ली का एक हिस्सा है जहाँ विकास मौका भी, जहाँ आज भी पानी नहीं मिलता पीने के लिए, साफ पानी नहीं मिलता, जहाँ टैंकर से पानी आता कई कई दिन रखना पड़ता है। और बिहार को मैंने खुद देखा, मैं भी बिल्कुल पीछे कस्बा पड़ा था जहां मैं था। कौन सा रास्ता था जहां जाम लगा हुआ? दाऊद नगर। चुनाव चल रहा है, एक एक घंटे तक गाड़ी नहीं निकल पा रही है। इस तरह के हालात है। ना कोई पुलिस का कर्मचारी मेरा भाई, न एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला कहां सड़कें हैं, कहां गड्ढे हैं। 150 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में हो रहा है। और कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं कि ये सुशासन है, विकास के रास्ते पे 15-15, 20-20 साल से आप सरकार चला रहे हो और आपको ये सुशासन और विकास दिखता? अगर ये सुशासन और विकास है तो मैं समझता हूं कि कई स्टेट को फिर चांद पर चले गए, मंगल पे चले गए, जब यही सुशासन और विकास। ना सुशासन है, ना विकास है, ना रोजगार है, और अपना पेट पालने के लिए बिहार का मेरा नौजवान साथी वो जाता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और 15-20 हजार की नौकरी करता है। और कमरे के किराए से लेकर खाने में उसके 12-15 हजार रुपये टोटल 4-5 हजार रुपये बचाकर वो किसी तरह अपने पेट को पालने का काम करता है। इस तरह से लोग बिहार के लोग जीते। मेरे भाइयों, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो डंडा, गोली, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी राज बदलने के लिए। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो आपकी उंगली में इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे जमीन पर बिठा दो, ये ताकत आपकी उंगली में। मैं याद करूंगा बिहार के लैंड कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जमाई कपूर ठाकुर, मानव काशीराम साहब, फूले साहू, पेरियार को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, महात्मा रामसू वर्मा को इसलिए याद करूंगा कि वो महापुरुष थे, उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन क्या उनका काम पूरा हो गया? 100 में से 90 जो शोषित थे वो 90 आज शासक बन गए क्या? अभी नारा लग रहा था, वो शासक तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप पिछड़ों पर बनना नहीं छोड़ोगे। जब आप लोकतंत्र को समझोगे, अपनी वोट की अहमियत को समझोगे और आप अपनी वोट से ताकत बनाने का काम करोगे, जब बदलाव होगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे, मैं भी देख रहा था, खूब नारा लगा रहे थे, हाथ लाने के भाग में गिर भी रहे थे। इससे नहीं बदलेगा जब तक आप आज के बाद बस्तियों में जाकर लोगों को तैयार नहीं करोगे, एक एक वोट को संगठित करके भाई फतेह बहादुर सिंह जी को केतली के निशान पर डलाने का काम नहीं करोगे, तब तक जीरो नहीं बदलेगा। अगर आपका नेता जाएगा, इस विचार के आधार पर जाएगा, जहां थे वहां तो बंदिशें थी, जब आपका नेता इस विचार के आधार पर जाएगा और जाकर वहां आपके हितों के लिए सवाल उठाएगा, तब सरकार आपके लिए आपकी तरफ ध्यान देगी, तब सरकार के आंख आपके लिए खुलेगी। यहाँ फतेह बहादुर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगे। हम दोनों भाई मिलकर आपके अपने इस परिवार को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लेकिन पहली बात आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको कौन सा बटन दबाना है? जोर से बताओ। 5 नंबर। चुनाव
साहब नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो इसलिए एक एक वोट को संगठित रखकर और केतली का बटन 11 तारीख को दबाना है। इस बात का